Hi everyone, this is Sohan. So you are watching me at my channel, Professor Sohan Acharya Sohan. If you are new to this channel, please don't forget to subscribe it. So ये सीरीज 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए स्टार्ट की है. इसमें अभी तक हम ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया फर्स्ट फ्लाइट बुक का 7th यूनिट उसके 3 जो चैप्टर हैं वो डिस्कस कर चुके हैं. आई रिक्वेस्ट कि उनको भी आप जरूर देखें. इस वीडियो में पर्टिकुलरली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वेरी ब्यूटीफुल पोएम ट्रीज रिटन बाय एड्रिन रिच. बहुत अच्छी पोएम है और हमें इसको थोड़े से टाइम में 15 मिनट्स के अंदर इसको बड़े अच्छे से समझना है. तो वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक देखना. मैं एक वर्ड टू वर्ड थीमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सामने इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ. सो इफ वी टॉक अबाउट द पोइट मीन्स हु रोट दिस पोएम, एड्रिन रिच. She was basically an American writer, and she was born on 16 May 1929 and died on March 27, 2012. She was American poet, essayist, and feminist writer. She was called one of the most widely read and influential poet of the second half of the 20th century. And she was credited with bringing the oppression of women and lesbian to the forefront of political discourse. Means she wrote for the freedom of women. In her all the verses आप ये चीज देख सकते हो. एंड यहाँ पर भी जो पोएम है बेसिकली इट्स अबाउट द ट्रीज, बट बाय दिस शी इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द लाइफ ऑफ वुमेन्स. वी विल सी व्हेन जब हम इस पोएम को पढ़ेंगे. इट्स अ काइंड ऑफ फ्री वर्स एंड रिटन इन अ वेरी ब्यूटीफुल मीन्स सिंपलिस्टिक वे. सो अगर हम एड्रिन के बारे में डिटेल में जाएंगे तो पूरी क्लास लेक्चर निकल जाएगा. बस सिर्फ आप इतना से याद रखें इसके बारे में, कहाँ पैदा हुई, डेट ऑफ बर्थ क्या था, फाइन, और डेथ कब हुई, देन किसके बारे में जाना जाता है, और मेन थीम क्या है एड्रिन रिच की राइटिंग्स का. एक इनकी बड़ी अच्छी वर्क है डाइविंग इनटू द रैक पोएम है. ये 1971-72 में लिखी गई थी. उसमें है वी आर, आई एम, यू आर बाय Cowardice or Courage, the one who find our way back to the scene, carrying a knife, a camera, a book of myth in which our names do not appear. बहुत अच्छी लाइन है ये. And she is rich with so many means she won a lot of well-worth and awards and honor throughout her writing and her life. Let's read the poem from critical point of view. So, the tree is a short symbolic poem which focus on the movements of trees. Means ये जो छोटी सी पोएम है मूवमेंट ऑफ ट्रीज के ऊपर फोकस करती है. सेंट्रलाइज थीम है. दैट आर इनिशियली जो है इंडोर्स बट सीकिंग टू एस्केप टू फ्रीडम इन द फॉरेस्ट. एडन रिच जो है वो इस थीम को लेकर के इस पोएम को लिखती है. कहीं ना कहीं इंडोर्स जो ट्री है वो आउटडोर जाना चाहते हैं, फॉरेस्ट की तरफ जाना चाहते हैं. सिमिलरली जब ये पोएम लिखी गई है 70s के दौर में इन अमेरिका, द कंडीशन ऑफ वुमेन वाज लाइक दिस. तो कहीं ना कहीं शी इज एक्सप्लोरिंग हर ओन व्यूज एंड द रेस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड अपॉन द वुमेन इनटू दैट टाइम, वो भी अपनी इस पोएम के जरिए वो रिप्रेजेंट करती है. द ट्रीज रिप्रेजेंट नेचर बट ऑल्सो द नेचर ऑफ बीइंग. Nature of being means womanhood in particular. Then woman is also being compared to the nature, and nature is also compared to the woman, because both give birth to the life itself. So what makes this poem unusual? इसमें एक unusual सी चीज है is the speaker's attitude towards the tree. एक कहावत है, फ्रेज भी है कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि. तो यहाँ पर एडन रिच ने बड़े ब्यूटीफुली वहां पर पहुंचने की कोशिश की है, रीडर्स के दिमाग में पहुंचने की कोशिश की. In the first two stanzas जो हैं there is a definite attachment as speakers objective describes the escape of the tree to their new environment, जो first two passages stanzas के अंदर डिस्कस किया गया. Last two stanzas the speaker speaks as a first person, उसमें वो as a first person represent करते हैं, I से represent करते हैं, and seems to want to ignore this profound shifting of trees, but paradoxically by mentioning her own aloofness brings the whole situation into sharper focus. वो अपनी
अलूफनेस और इंडिविजुअलनेस को एक्सप्रेस करती है। सिमिलरली इसमें द यूज ऑफ सिमली जो इज क्लियर बाई एक बीच में सिमली डिवाइस यूज किया जाता है। ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज आर सीन लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट एंड ये एक लाइन आती है। देन हेडिंग फॉर द क्लिनिक डोर्स। अब जो ट्रीज हैं वो कहीं पेशेंट नहीं या क्लिनिकल डोर्स की तरफ नहीं जाते, बट द दिस पोर्ट्रेल ऑफ द ट्रीज एज पीपल इन नीड ऑफ मेडिकल हेल्प मीन्स द पोएम कैन नॉट बी टेकन लिटरली। इसको हम लिटरली नहीं ले सकते, विच सिंबॉलिकल ज्यादा है। देन द ट्रीज देन इज एन एक्सटेंडेड मेटाफॉर। द ट्रीज जो है वो एक्सटेंडेड मेटाफॉर है, ये क्वेश्चन हो सकता है। मीन्स द ट्रीज आर इंडीड पीपल, लोगों की बात की है, specifically females who are in need of healing or having been healed are now ready for their true purpose, renewing the empty forest. So this poem was written approximately in I think 1963, and in her book that's Nasagian of Life 1966, the poem appeared in an important point of Adrienne's development as a poet and a cultural figure. Then, in the same year, she moved to the New York with her family and started to teach as well as throw herself into political activism, particularly anti-war Protestant. तो ये सारी चीजें इस पोएम के अंदर डिस्क्राइब की गई हैं। So, अगर हम पोएम को पढ़ते हैं, let's read the first passage. The tree insides are moving out into the forest. The forest that are empty all these days, where no bird could sit, no insect hide, no sun bury its feet in shadow. The forest that was empty all these nights will be full of trees by morning. ये फर्स्ट पैसेज के अंदर बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज यूज की गई है पोइट के जरिए। देन नेक्स्ट में बोलती है, ऑल नाइट द रूट्स वर्क टू डिसएंगेज देमसेल्फ फ्रॉम द क्रैक्स इन द वरांदा फ्लोर। वरांदा एक वर्ड डायरेक्ट यूज किया गया है, एक इंडियन वर्ड है वरांदा, बरामदा जिसको हम बोलते हैं। द लीव्स स्ट्रेन टुवर्ड्स द ग्लास, स्मॉल ट्विग्स स्टिफ विद एग्जॉस्शन, लॉन्ग क्रैम्प्ड balls suffering under the roof like newly discharged patient, half dazed moving to the clinic doors. अब यहाँ पे सेकंड स्टेंजा की लास्ट की जो 4 लाइनें हैं उसके अंदर सिमिली यूज की गई है। जो नई पत्तियां जो ट्रीज की उग रही हैं उनको कंपेयर किया गया है कि जैसे कोई पेशेंट किसी क्लिनिकल बुक से बाहर की तरफ मूव कर रहा हो, बाहर आ रहा हो। देन अब ये शिफ्ट करती है थर्ड पैसेज में, खुद को लेकर के आती है एड्रियन। क्या बोलती है, आई सिट इनसाइड डोर्स ओपन टू द वरांदा। अब वो अपनी लोकेशन बता रही है कि मैं कहाँ पर बैठी हूँ ये पोएम को लिखने के लिए। राइटिंग लॉन्ग लेटर्स इन विच आई स्कैरसली मेंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस। डिपार्चर ऑफ फॉरेस्ट फ्रॉम हाउस, जंगलों का घरों से दूर जाना। यहाँ पे क्लियरली हम इसको बायलिटरली वर्ड्स नहीं ले सकते, इसका मतलब कुछ और है, बट कहीं ना कहीं वो ये बताना चाहती है, मीन्स जो ह्यूमैनिटी है, फाइन, ह्यूमैनिटी दैट द बॉन्ड द लव विच एग्जिस्ट इनटू द फॉरेस्ट। जंगलों में आज भी जानवर प्यार से मिल करके रहते हैं, फाइन। वो घरों में जो इंसान हम रहते हैं उनके अंदर वो जंगलीपन कई हद तक उस टाइम पे 1965 में आ चुका था। पीपल वर नॉट रेडी टू स्टे टुगेदर इन यूएस एंड इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो। तो उसका जिक्र यहाँ पर भी कहीं ना कहीं पैराडॉक्सली हमारे सामने रिवील कर रही है। आगे बोलती है, द नाइट इज फ्रेश, द होल मून शाइन इन ए स्काई स्टिल ओपन, द स्मॉल लीव्स एंड लिशन स्टिल रीचेस लाइक ए वॉइस इनटू द रूम। माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स, बोल रही है माई हेड, which tomorrow will be silent। बहुत ज्यादा विस्परिंग हो रही है मेरे दिमाग के अंदर इन सारे सिनेरियो को देख करके, लेकिन कल तक ये फिर शांत हो जाएगा। आगे ये कमांड करते हैं, लिसन, मीन्स ऐसा लगता है कि या तो ये रीडर्स को बोलती है यहाँ पर पोइटेस, या फिर जो एक्चुअल सिचुएशन है जहाँ पर ये बैठी है उसको ये बोल रहे हैं। दोनों ही पैराडॉक्सिकल के लिए, और ये मैसेज भी है कहीं ना कहीं। लिसन, द ग्लास इज ब्रेकिंग। तो ग्लास इज ब्रेकिंग, व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है ग्लास इज ब्रेकिंग। तो बड़ा सिग्निफिकेंटली और लिटरली इसके मीनिंग बहुत सारे निकलते हैं।
तो हम इसको यहाँ पर सिर्फ सिंपली यही कह सकते हैं, ग्लास इज ब्रेकिंग इन द सेंस ऑफ द जो एक ओवरव्यू है ह्यूमैनिटी का, ह्यूमन बींग्स का, वो ब्रोकन हो रहा है, शेकन हो रहा था इन दैट टाइम. द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड इनटू द लाइट, विंड रश टू मीट देम, द मून इज ब्रोकन लाइक ए मिरर, मून इज ब्रोकन लाइक ए मिरर. कितना कितनी अच्छी सिमिली यूज की गई है. यू हैवंट हर्ड सच काइंड ऑफ लाइन. इट्स पीस फ्लैश नाउ इन द क्राउन ऑफ द tallest oak. So ये पूरी की मीन्स the trees in this poem, the tree is a curious poem which demands several read throughs before the reader can fully grasp what is happening with both form and content. अब देखो जितनी बार आप इसको पढ़ोगे अलग एंगल और अलग थीम आपके दिमाग में आता जाएगा. द वेरिंग लाइन लेंथ, अनयूजुअल सिंटेक्स, पावरफुल इमेजरी नीड्स केयरफुल हैंडलिंग. ऑल्दो इंजेबमेंट, ये कल भी हमने प्रीवियस जो पोएम थे उसमें भी यूज किया था. एंजेबमेंट, एंजेबमेंट, ENGAMBMENT, ये एक लिटरेरी डिवाइस है जिसमें जो मीनिंग है जो लाइन का वो एक लाइन तक सीमित नहीं रहता, वो नेक्स्ट लाइन और नेक्स्ट लाइन का उससे नेक्स्ट लाइन और फिर एक पैसेज का नेक्स्ट पैसेज पर ड्रैग होता चला जाता है. इसमें यूज्ड थोरली टू कन्वे अ सेंस ऑफ फ्लो एंड मेंटेनिंग सेंस. एक सेंस ऑफ फ्लो है पूरी पूरा. Then there are certain lines that cause hesitation for the reader because of the need for a natural break or pause. इसको बोलते हैं सिजरा, CAESURA. इसको बोलते हैं नेचुरल ब्लॉक. जब भी हम बोलते हैं या फिर कुछ लिखते हैं एक नेचुरल ब्लॉक आता है, नेचुरल ब्रेक आता है उस फ्लो के बीच में. This adds to a feeling of slight unease which enhance the idea that this movement of tree is anything but natural. Then since we have trees moved of their own accord only in fairy tales, ऐसा हमने कभी सुना नहीं है कि जो वृक्ष हैं वो एक जगह से दूसरे जगह पर मूव कर जाएं. ऐसे हमने मैकबेथ एक प्ले है विलियम शेक्सपियर का लिखा हुआ, उसमें भी ऐसा कुछ जिक्र आता है, द ट्रीज आर मूविंग, होल फॉरेस्ट आर मूविंग टुवर्ड्स दैट एरिया. तो ये फेरी टेल्स के अंदर ही पॉसिबल होता है ऐसा. बट यहाँ पर लिटरली सिग्निफिकेंटली एड्रिन रिच ने बड़ा ब्यूटीफुली अपनी सेंस ऑफ वी कैन से विटिसिज्म, सेंस ऑफ क्रिटिसिज्म के जरिए इस चीज को दिखाने की कोशिश करी है. ओनली इन द इमेजिनेशन, बट हियर they are breaking out of their interior, be it house, conservatory, greenhouse, that covered veranda. They are shifting away from domestic confines and out into the forest. This is highly significant change. पहले जो पेड़ होते थे वो घर के प्रांगण में रखते थे, मीन्स घर के बिल्कुल बाहर लगते थे. आज जो ट्रीज है आप सराउंडिंग में भी देखोगे उनका प्लेस ही अलग बना दिया गया है. और आज के टाइम पे जो ट्रीज हैं दे आर मोर डेकोरेटिव ट्रीज, नॉट द नेचुरल ट्रीज. We are lacking these things, so we should also means plant some trees in our areas wherever we can. So why so significant? Well, trees normally makes up the forest, but until now it's been empty for many days and night. This is symbolic of certain types of people being left in the dark for too long, not knowing their true identities and worth belongs. Knowing the poet's feminist leaning and yearning, it is safe to suggest that forest is the forest of womanhood. Yea, again, then the new forest will take shape very quickly, overnight, says the speaker, pointing towards a sort of sea change in identity, a collective identity. फेमिनिज्म के अंदर अगर हम देखते हैं तो 1970 ऑनवर्ड, 1970 के दशक के बाद वुमेन्स की आइडेंटिटी ड्रिफ्ट होती जा रही है. एंड ये आज इस लेवल पर ड्रिफ्ट हो चुकी है कि जिसको शायद डिफाइन करना बड़ा कॉम्प्लेक्स हो चुका है. और आने वाले टाइम में द वर्ड वुमेन जो है दैट विल बी मोर कॉम्प्लेक्स ड्यू टू unnecessary interpretation, unnecessary commercialization, unnecessary exaggeration of this particular word. There is no exaggeration of the identity of man. So here Adrienne Rich is also showing the same thing. So all of this action is taking place at night. The change is profound, the roots and all, the whole tree. So this imagery and sense of physical movement is in the second stanza. So it's something about the poem. And finally, and then the imagery completely take over. The poem becomes cinematic as the moon and the symbol of femininity, emotion, physical change breaks like a mirror. Another symbol is reflected former
self and fragmented images means lightening up the tallest tree on oak and so on and most durable to the trees. तो ये सारे के सारे जो इमेजरी एंड फिगरेटिव लैंग्वेज है एंटोनिस ने बड़े अच्छे से यूज की है. अगेन पोइटिक डिवाइसेस जो इसमें यूज की गई रेपिटेशन भी है, इसको रेपिटेशन को एनाफोरिया भी बोलते हैं, ANAPHORIA. लाइक स्टेंजर्स में आती है फर्स्ट स्टेंजर में, द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी रिइंफोर्सिंग द आइडिया दैट प्रीवियस देयर वाज नो लाइफ आउटसाइड. राइट. सिमिलीज है यहाँ पे लाइक वर्ड यूज किया गया. सिमिली मीन्स एक ये लिटरेरी डिवाइस है, सिमिलीज एंड पर्सोनिफिकेशन. मेटाफर भी होता है. सिमिलीज जब हम दो चीजों का कंपेयर करते हैं बीच में लाइक वर्ड लगा करके, इसमें लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, लाइक ए वॉइस, लाइक ए मिरर, ये सारे के सारे लाइक वर्ड के बाद इस सिमिली यूज की है यहाँ पे. देन पर्सोनिफिकेशन मानवीयकरण भी है. नो सन बरी इट्स फीट इन शैडो एंड द सेकंड हैज स्मॉल ट्विग्स still with exertion, long cramped boughs of suffering and forced and में the trees are stumbling forward. ये सारे के सारे जो हैं यूज किए गए हैं. Then if we talk about the syntax, syntax is the way the sentence, clauses and grammar work together. In this poem, there is an uncertainty as the poem progresses. Uncertainty of syntax. Some lines end without punctuation, but no true enjambment is in evidence. Line, जैसे for example, line 2, 3, 4, and 5 are examples, suggesting the reader is free to carry regardless, treat the line ending as a natural pause. So it's all in all about this poem. आई होप आपको ये जो पोएम है ये अंडरस्टैंड समझ में आई होगी और बड़ी अच्छी पोएम है. अगेन आई वुड रिक्वेस्ट यू प्लीज एक बार फिर इसको दोबारा से बैक करके देखें एंड पुट योर क्वेश्चंस whatever comes to your mind. Read this poem, listen this poem as much time as you can. Okay, so enough for the day. Tomorrow we shall meet with another live, which is continue to this series. So thank you.